माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस ऑन इश्यू ऑफ करप्शन। अब मैं आपके सामने एक प्रकरण प्रस्तुत कर रहा हूं जहां स्पष्ट तौर पर उनके रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने 10,000 करोड़ से ऊपर का एक ठेका जोजिला पास टनल जम्मू कश्मीर में बीओटी प्रोजेक्ट का आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को दिया। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर जी। और इसमें मुख्य बात यह है कि श्री दत्तात्रेय महेश्वर जो हैं, जो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के मालिक हैं, उनके नितिन गडकरी जी से अकाट्य संबंध रहे, बिजनेस डीलिंग्स भी रही। पूर्ति ग्रुप में आईआरबी ने शेयर्स खरीदे थे, उसके प्रमाण मैं पूर्व में ही प्रधानमंत्री जी को दे चुका हूं, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को दिए थे। वो शायद पीएमओ में होंगे और नहीं होंगे तो मैं प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहा हूं, उसमें अलग से उनको भी भेजूंगा। इस कंपनी में, इसकी जो सब्सिडियरी कंपनी है जो कि आइडियल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो कि आईआरबी ग्रुप की है, उसमें नितिन गडकरी जी के चिरंजीव निखिल उसमें डायरेक्टर 2009, 2010, 2011 तक रहे और 2011 से वो अलग हो गए। उनके कंपनी के सारी डिटेल्स जो है वो आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूं। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि सीबीसी के जो गाइडलाइंस हैं ऑफ टेंडरिंग प्रोसीजर्स, उनका वायलेशन हुआ। हाई ऑल्टीट्यूड्स पर टनल कंस्ट्रक्शन का इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और 10,050 करोड़ का टेंडर सिंगल बिडर को दिया गया। सिंगल बिडर, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी उसमें शामिल थी। उसमें जिस तरह से नितिन गडकरी जी काम करते हैं, प्रेशर डालकर उनको अलग किया गया और सिंगल बिडर को 10,000 करोड़ का ऊपर का टेंडर दिया गया और उसमें सेमी एनुअल एन्युटी भी 981 करोड़ की दी जाएगी, जो कि मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में दी जाएगी। मैं मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस प्रमाण को, जो कि मैंने आज सीबीसी के दफ्तर में जाके सीबीसी श्री चौधरी साहब को दिया है, केवी चौधरी साहब को। ये स्पष्ट प्रमाण है, डॉक्यूमेंटेड प्रमाण है। इस प्रमाण के बाद नितिन गडकरी जी को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी अपनी बात पर कायम रह सकते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, नहीं तो हम यही मानेंगे कि खूब खाओ, खूब खिलाओ, लेकिन अपनों को खिलाओ, दूसरे को मत खाने दो। आज 10-12 दिन बाद
पठानकोट जैसे आतंकवाद से भयानक मुद्दे पे कई ऐसे प्रश्न हैं, कई ऐसे गलत उत्तर हैं, कई विरोधाभास हैं और कई ऐसे कंफ्यूजन और आपसी मतभेद हैं जिसको सलटाना, जिसके बारे में बड़े स्पष्ट उत्तर देना अति आवश्यक है और वो हमें मिले नहीं है। नंबर एक, इतने उच्च स्तर पे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार हैं वो कहते हैं कोट अनकोट, नो पीस टॉक्स नाउ टिल पाकिस्तान टेक्स एक्शन अगेंस्ट पठानकोट टेररिस्ट एंड इंडिया इज सैटिस्फाइड विद पाकिस्तान्स एफर्ट्स अनकोट। और इतने महत्वपूर्ण वक्तव्य को वो बाद में नकारते हैं, मना करते हैं, कहते हैं कि मैंने नहीं कहा। ये 15 जनवरी के 4 दिन बाद जो प्रस्तावित टॉक्स है उसके विषय में टिप्पणी है। दूसरा, और ये सब लिंक है, विदेश नीति, विदेश मंत्रालय की नीतियां और राष्ट्रीय सुरक्षा पठानकोट के संदर्भ में लिंक है। क्या ऐसे सबूत और तथ्य हैं जो आपने पाकिस्तान को दिए? वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको एक खुलासा करना चाहिए पाकिस्तान को एम्बैरस करने के लिए, पाकिस्तान को अलग और आइसोलेट करने के लिए, लेकिन कम से कम भारतीय स्तर पे ये जानना आवश्यक है। तो कृपया बताएं। आप लोग बार बार कहते हैं एक्शनेबल एविडेंस एंड एक्शनेबल प्रूफ्स। दूसरा, क्या इन तथ्यों और सबूतों पे पाकिस्तान ने कोई भी कदम उठाया, और अगर उठाया तो क्या कदम है? तीसरा, क्या उन कदमों से भारतीय सरकार संतुष्ट है, कम से कम आंशिक रूप से संतुष्ट है क्या? चौथा, क्या ये संतुष्टि उतनी है जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के जो वक्तव्य है बड़ा स्पष्ट है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती? क्या ये वक्तव्य नकारा जा सकता है? इतनी संतुष्टि है कि नहीं? और अगर नहीं है तो ये स्पष्ट होना चाहिए। 4 दिन बचे हैं टॉक्स के लिए। क्या आज 4 दिन पहले, ये मेरा 5वां प्रश्न है, आप किस स्तर पे हैं, इस पोजीशन पे हैं कि आप स्पष्ट कर सकें कि ये 15 तारीख वाली वार्तालाप, बातचीत होगी कि नहीं? इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में 3-4 और प्रश्न हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये विश्व भर में स्थापित है कि ऐसी वारदात में, इसमें कोई लिखित एसओपी की जरूरत भी नहीं है, सब जगह प्रचलित है, एक एजेंसी प्रमुख, नेता एजेंसी जिसे कहते हैं, होनी चाहिए और उनमें एक व्यक्ति उस पूरे ऑपरेशन का लीडर या नेता होना चाहिए। ऐसा आपने किस एजेंसी के संदर्भ में किया पठानकोट में? अगर किया, कब किया, इतने विलंब के बाद क्यों किया, और क्यों ये प्रोसीजर नहीं उसका पालन किया? मैं इसलिए पूछ रहा हूं ये क्योंकि सभी तथ्यों के आधार पे समाचार आए हैं और हमें लगता है कि मजबूत सबूत है इसके लिए कि बहुत विलंब के बाद अंत तक कोई भी ऐसी लीड एजेंसी नहीं थी, न कोई इस पूरे ऑपरेशन का लीडर था। अंत में जाके जब झगड़े हो गए, अधिकार क्षेत्र के बारे में ऐसे नाजुक समय में झगड़े हो गए एजेंसियों के बीच में, एक तरफ आर्मी, एक तरफ एनएसजी, एक तरफ लोकल पुलिस, तब जाके आईजी एनएसजी को वो डेजिग्नेट किया। अगर ये है तो हम मानते हैं हुआ है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, और ये क्यों प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया शुरुआत से। तीसरा, ये सभी कह रहे हैं, सरकार ने कहा है कि ऐसे तथ्य जिनके आधार पे हम एक्शन ले सकते थे शुक्रवार से ही मालूम थे, शायद बृहस्पतिवार से, लेकिन निश्चित रूप से शुक्रवार से मालूम थे। तो कम से कम, न्यूनतम बोल रहा हूं, कम से कम जो बाउंड्री है इस एयरफोर्स स्टेशन की, वहां पर तुरंत उस जगह कम से कम ऐसे सशक्त बटालियंस और आर्मी क्यों नहीं खड़े किए गए, जिससे कि 3:30 बजे अगले दिन शनिवार को सुबह जब ऐसे आतंकवादी अंदर घुस गए और मेस में पहुंच गए तो बेचारे हमारे वीर जवान वहां पर ब्रेकफास्ट बना रहे थे, उनको कोई भी इल्म नहीं था, इसका सूचना नहीं थी, अवगत पहले से करवाने के लिए पूर्वानुमान नहीं था। मैं इन सबको मुद्दों को, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है देश के संदर्भ में, उसको रखना चाहता हूं पंजाब के संदर्भ में। अंततोगत्वा ये चीजें पंजाब के ढांचे जो गल गया है, जो खराब हो गया है भीषण भ्रष्टाचार द्वारा और भीषण ड्रग्स स्मगलिंग द्वारा,
उसके संदर्भ में देखना अति आवश्यक है। और इसलिए आवश्यक है कि जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन भविष्य में ऐसा न हो, उससे भी ज्यादा सर्वोपरि अगर भविष्य में ऐसा नहीं होना है तो वो गलते हुए ढांचे के बारे में कृपा बताएं देश को, आपने पिछले 18-19 महीने में क्या किया। वो सरकार का ढांचा भ्रष्टाचार से गला है और ड्रग्स स्मगलिंग से गला है। वो सरकार का भय, वहां का शासन, और आप केंद्र सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार और उस प्रदेश की सत्तारूढ़ सरकार और पार्टी गठबंधन में कई दशकों से है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। I would like to end by saying very briefly something which we have addressed you on many occasions, and I feel extremely sad that we address you almost every month or 2 months. It's a serious issue, not sensational, but very direct, everyday issue, and we get no answers. In fact, we get the same policy which we criticize almost every 2 or 3 months here, repeated. And that is, and I'll make it very simple, 72% decrease in prices of international crude since Mr. Modi has taken over. This is the greatest international blessing any government can look forward to. It has nothing to do with Mr. Modi. It's a huge jackpot and bonanza which she has got. 72%, that means 100 rupees has become 30 rupees. In fact, 28 rupees. No government in many decades of India has experienced this bonanza. And yet, the price of diesel has come down by 20%. And the price of petrol has come down by 16%. Let's forget everything else. I've got the figures here. I don't want to bore you. The price is, diesel is 45 rupees, 3 paisa in Delhi. Petrol is 59.35. All those figures I don't interrupt. Basic point is 72% versus 20% and actually 16% for petrol. Now this has been happening for the last 1.5 years. It came down 33%, then came down 50%, now it is 70%, it's an all-time low. You are, and this is the charge I am making, you Mr. Government are pocketing 80% of this profit and 83% of this profit, 80% in diesel, 83% in petrol. 80% plus in diesel and petrol is the hiatus between 72% and 16%. I hope you understand what I am saying. But it's decontrolled. That's not the point. There are thousands of areas here which are controlled about petrol price. Why have you not passed on at least 50% of this 80%? Are you trying to reduce the budget deficit by pocketing profit of 80% by taxation? 80% is a remarkable figure. And we are talking of diesel, we are talking of petrol every day. Pass on, you are supposed to be, you criticize the Congress to be a Aam Aadmi party. You don't like the name Aam Aadmi, some people are pretenders who will throw on that name. But what is the direct, concrete evidence? You are an Aam Aadmi, he is an Aam Aadmi, everybody is an Aam Aadmi. Where are you getting your petrol 80% more than what it should be? At least it can be 50% of the 80%. No answer. And let me tell you, this has happened at least 5 times. I have myself briefed 2 or 3 times on this. There is no answer by the government. They give technical answers. Decontrol doesn't mean that they can't intervene and pass on the price. Decontrol only means that it's open. It doesn't mean that the tax which the government is charging and getting in their pocket or the benefit they are getting must be kept in their own pocket. They can easily pass it on. ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. मुझे अत्यंत दुख है कि इतने गंभीर मुद्दे पे कम से कम हमने इस पोडियम से 5-7 ब्रीफिंग्स दी होगी 1.5 साल में. 2 वर्षों मैंने खुद को 2 ब्रीफिंग दी. हमेशा हम आपको तथ्य देते हैं, एक जवाब नहीं आता है और उसके 2 महीने बाद वही नीति वापस कार्यान्वित की जाती है. नीति क्या है? 2014 मई से आज जो कभी किसी सरकार के साथ नहीं हुआ, भगवान की कृपा हुई मोदी सरकार को, न कि मोदी सरकार ने कुछ किया, कि 72% डीजल की इंटरनेशनल क्रूड की कीमत गिर गई. 72%, यानी 100 रुपए कम थी अगर, तो आज 30 रुपए से कम है 28 रुपए. उसके विपरीत डीजल की कीमत आपने गिराई 20% और पेट्रोल की 16%. ये कोई खाई नहीं है कि जमीन आसमान का फर्क है. और मूल मुद्दा यह है कि आपने इसमें से आंशिक रूप से
ये जो फर्क है दोनों के बीच में, ये 80% से ज्यादा है। 80% नहीं तो आप उसमें से 50% दे देते आम आदमी को, कंज्यूमर को, 60 दे देते, 45 दे देते। आज आप दिन प्रतिदिन इस प्रकार की प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं। सीधा मैं चाल लगा रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं, ये प्रॉफिटियरिंग है। एक तरफ से आप कहते हैं कि बजट डेफिसिट कंट्रोल करेंगे, दूसरी तरफ से आप चोरी कर रहे हैं आम आदमी की पॉकेट से, क्योंकि आपको 80% सस्ता मिल रहा है डीजल और पेट्रोल, और आप मुझे यानी आम आदमी को यहाँ पर 80% ज्यादा दे रहे हैं। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका कोई जवाब नहीं है। डी कंट्रोल कोई जवाब नहीं है। डी कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि जो फायदा अपनी जेब में डाल रही है सरकार, वो आपको आम आदमी को नहीं दे सकती। इसका कोई उत्तर नहीं। सन्नाटा।